सर हम देखते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि कन्फ्यूजन भी है, कॉन्फिडेंस भी है, फिर क्लियर भी करना है, क्रैक भी करना है, तो इन चारों के दरमियान में हम है तो हमारा रोल क्या होना चाहिए? 4 सी में हम 5 वर्ष की सोचते हैं, वो है कंसंट्रेशन। जी आपका पूरा कंसंट्रेशन पेपर रहा तो आप सवाल को समझेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो क्लियरिटी आएगी, क्लियरिटी आएगी तो आप क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन, जिसको आप पूरी मुकम्मल एक सुई के साथ मुतवज्जो होना, तवज्जो होना कहते हैं, उस पर जोर डालिए। ये नहीं कि हम सवाल को समझ रहे नहीं, वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, अब नहीं को यस लिख दिए। नाज़रीन आदाब, सियासत टीवी के तालीमी प्रोग्राम सियासत का गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनीर और मेरे साथ मौजूद है माहिर तालीम एम.ए. हमीद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि तेलंगाना हुकूमत में कांग्रेस की हुकूमत आने से जो नए उम्मीदों के चिराग जले हैं, उसमें जो है इम्तहानात की हवा से कई मसाइल का शिकार भी होते नज़र आ रहे हैं। नौजवान नस्ल जो तलबा तालिबात जो सरकारी नौकरियों के लिए अहल थे, उनके लिए कई मसाइल भी हैं, तो उनके साथ साथ कई मौक़े भी निकल आए हैं। लेकिन आज कशमकश जारी है डीएससी को लेकर, जो देखा जा रहा है कि जो सरकारी मुलाजिमतें फ़राहम की जाने वाली है तो उसमें तवारीख़ की बुनियाद पर जो है तज़व्वुज़ पाया जाता है, जिसकी वजह से आज वो हालात से दो चार है। सर आप जानते हैं कि तेलंगाना हुकूमत में कांग्रेस हुकूमत आने से जो बनने के बाद जो नए मौक़े निकल आए थे, तो डीएससी को लेकर जो है तनाज़ा खड़ा हो गया। तो इम्तहानात की तैयारी में और इस तरह के तक़र्रुरात में जो है खलल पैदा किया जा रहा है, तो इसकी वजूहात क्या है? डीएससी टीचर्स के तक़र्रुरात का है, जो तेलंगाना हुकूमत की तरफ से पिछली हुकूमत ने इसका ऐलान किया था, ये हुकूमत उसको कंटिन्यू की है। अब तो तनाज़े की बात आई है कि एक ग्रुप 2 का एग्ज़ाम था, तारीख़ का टकराव था। दूसरा टेट, जो बच्चे बीएड किए उनको टेट की डेट थी, टेट के बाद जो उनको मौका दिया गया उनके लिए 4 हफ्ते थे। जी हाँ। लेकिन 12,000 पोस्ट के लिए 2 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार हैं। लोगों ने हाई कोर्ट से रुजू हुआ, हाई कोर्ट ने यह कहते हुए कि सिर्फ चंद तलबा हैं, 2 लाख बच्चे एक तरफ है, मुलतवी कर दिया केस को और बढ़ा दिया 28 अगस्त तक। और 18 जुलाई से डीएससी के इम्तहानात जो CBRT है, कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट है, वो शुरू हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज एंड मीडियम वाइज। मीडियम की असास पर देखेंगे, हर एक अलग अलग डेट है और पूरा इम्तिहान कंप्यूटर पर हो चुका है, हो रहा है, अलग अलग तारीखों पर है, 18 से लेकर 5 अगस्त तक। सर हम तवारीख़ की बुनियाद पर बात करें तो इम्तहानात जारी हैं और चल रहे हैं, लेकिन एक तबका ऐसा है जो इसको एहतजाज कर रहा है। तो अब इन हालात में डीएससी को लेकर क्या तनाज़ा खड़ा होना चाहिए या फिर उनके लिए रास्ते हमवार करना चाहिए? देखिए, जब इम्तिहान शुरू हो चुका है तो एहतजाज का, मुतालबा का या कोई और चीज़ से कराने का कोई हल नहीं, चाहे कि अदलिया से भी रुजू हो चुके हैं। जी हाँ। इम्तिहान शुरू होने से पहले या तो हुकूमत उसको मुलतवी कर सकती है, हुकूमत उसकी अलग तारीफ दे सकती है। अब चूँकि इम्तिहान शुरू हो चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं है। तलबा जो फॉर्म दाखिल कर चुके हैं उम्मीदवार, वो पूरी एक सुई से देखें, कंपटीशन ज़्यादा है। कैटेगरी वाइज देखेंगे तो वैकेंसीज भी ज़्यादा है, बल्कि बहुत कम भी है। 12,000 की तादाद दिखेगी, जब कैटेगरी में कर देंगे तो वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीदवार जो बरसों से इंतज़ार कर रहे थे, बल्कि तेलंगाना बनने के बाद पहला डीएससी हो रहा है, तो वो लोग अगर टेट में 20% वेटेज लिए हैं और ये 80 मार्क्स के जो 160 क्वेश्चन है, चाहे वो एसजीटी का हो, चाहे वो एसए का हो, चाहे वो लैंग्वेज पंडित का हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन का हो, वो पूरी तैयारी से टॉप 20% में रैंक लाने के लिए पढ़े। ये नहीं कि हमको पास होना है, ये नहीं कि क्वालिफाई लाना है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने पर ही आपको मुलाजिमत मिलेगी। जी सर, हम मुलाजिमत की बात करते हैं तो 2014 से लेकर 2024 तक हम आ चुके हैं। तो तेलंगाना अलग होने के बाद जो इस तरह का मौका निकल आया, एहतजाज करने वाले तबके को छोड़कर हम जो डीएससी लिख रहे हैं, तो उनके लिए क्या रहा है? देखिए, डीएससी में एक बच्चे जो है ट्रेनिंग करते हैं, इंटरमीडिएट के बाद डीएड, डिप्लोमा एजुकेशन कोर्स जो टीएससी था, टीटीसी था, डिग्री के बाद बीएड करते हैं, उर्दू पंडित, लैंग्वेज पंडित होती है। वो लोग इस उम्मीद से ट्रेनिंग करते हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, हम गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनेंगे, हमको अच्छी मुलाजिमत मिलेगी। ये जो उम्मीदें लेकर पढ़ते हैं, उनको लंबा तवील इंतज़ार करना पड़ा। अब वो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। अब इम्तिहान ख़त्म होने के बाद अगर वो पूरी एक सुई से पढ़ेंगे तब उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छे मार्क्स आकर भी वो मुलाजिमत हासिल कर सकते हैं। आप देखेंगे किस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़ है, लोकल कहाँ पर आ रहे हैं, किस मजदूर से आप
ने डिग्री किया है या पीजी किया है या फिर बीएड किया है, डीएड किया है, और किस पोस्ट को आपने अप्लाई किया है और वहाँ कितने पोस्ट है, कितना कंपटीशन है। ये पूरा क्लासिफिकेशन बहुत डीप में पढ़ना होता है। आमतौर पर तलबा सतही तौर पर पढ़ते हैं। बहुत से तलबा को एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं मालूम कि 160 सवालात के हमको 80 निशान लाना है। 20 मार्क्स हमारे टेट में थे, तो पहले इम्तिहान के पैटर्न को देखें। और दूसरी बात, अब तक आप पेन पेपर इस्तेमाल करते हुए आएंगे। सर कमरे जमात में चाक और बोर्ड होता है, तो यहाँ पर भी आपका पेन पेपर नहीं है, ना ही आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, बल्कि आपको कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट के तहत CBRT कर दिया गया। सवालात कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएंगे, आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा, उसके बाद वो सेव हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तब आगे जाएंगे। रिव्यू का बटन दबाकर आप पूरा पेपर पढ़ सकते हैं, और अगर आपको रेस्पॉन्स क्लियर करना हो तो आप क्वेश्चन को चेंज भी कर सकते हैं। इस तरीके से पूरी तैयारी करें कंप्यूटर बेस की, अपने टाइम टेबल को देखते हुए यकीनी तौर पर मुलाजिमत हासिल करने के लिए पढ़ना है, कामयाबी के लिए या निशानत के हासिल करने के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि आपका टारगेट हो कि हमको टीचर का जॉब कैसे मिले। जी यकीनन जब मौके निकल आते हैं तो हम अपने जहन को इस तरह तैयार नहीं करते, खाली हमारे जहन में ये रहता कि कौन सा एग्ज़ाम हम क्रैक करें और कितने अच्छे मार्क्स हैं और क्या हमारा पोजीशन रहेगा। लेकिन बुनियादी बातें ये है कि जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए जो मेहनत होती है वो किस तरह की करनी चाहिए, उसके बारे में हम पूछेंगे। सर हम जब देखते हैं कि तकर्रुर का मामला जब आता है तो हमारा निशाना उस लेवल का नहीं होता जिस तरह उस पोस्ट को हम अहल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आप पेपर 1 क्वालिफाई नहीं है तो SGT को एलिजिबल नहीं है। पेपर 2 क्वालिफाई करेंगे, कंपटीशन ज़्यादा है या पोस्ट कम है, तो यहाँ पर तालिब इल्म जो उलझन का शिकार है कि उनकी तालीमी काबिलियत के साथ साथ ऐसे में सोशल स्टडीज़ अलग है, उर्दू मीडियम अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है, तेलुगु मीडियम अलग है, वैसे ही साइंस अलग है, फिजिकल साइंस अलग है, बायोलॉजिकल साइंस अलग है, मैथमेटिक्स अलग है, इंग्लिश भी अलग है। तो ऐसे में भी देखेंगे तो अलग अलग रहेगा, SGT में अलग रहेगा। तो आपका मेथोडोलॉजी क्या था, आप किसको अहल थे, आपको हाल टिकट किस पर आया है, उसके लिहाज से आप तैयारी करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, तभी आपको मुलाजिमत मिलेगी। ये इम्तिहान मुसाबक़ती इम्तिहान है, मुकाबला जाती इम्तिहान है, रिक्रूटमेंट टेस्ट है, एकेडमिक इम्तिहान नहीं कि पास हो गया हमको सर्टिफिकेट मिल गया, इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं कि हम क्वालिफाई हुए दाखिला मिल गया, न या दाखिला है न सर्टिफिकेट या डिग्री है, बल्कि यहाँ पर मुलाजिमत है, रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, टीचर्स का जॉब है। तो जॉब हासिल करने के लिए आपको सख्त मेहनत करते हुए कट ऑफ लाना है। 80 में 70 कैसे क्रॉस करें, 60 पे से कैसे क्रॉस करें, उस पर देखेंगे। कंपटीशन हमेशा 10% या 20% बच्चों में होता है, आप उसी तैयारी करें। सर अब इन हालात में जैसे कि इम्तिहान चल रहे हैं तो हमें देखा जाता है कि अक्सर अखबारात की जो है ख़बरें होती है या टेलीविज़न पे जो है न्यूज़ आती है और इस तरह की व्हाट्सएप के तौर पर जो है न्यूज़ वायरल की जाती है, तो इसमें उलझा रहना चाहिए फिर अपने मकसद की तरफ बढ़ना चाहिए। देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है जहाँ पर अहल काबिल मालूमात रखने वाला किसी के पास नहीं होती, कोई मैसेज आता वो बगैर सोच समझे के उसको फॉरवर्ड कर देता हाँ। और लोग बोलते कि हमको ऐसा आ गया। तो यहाँ पर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की तरह कोई इसका मीडिया का पोजीशन नहीं बन सका, ना मास मीडिया में आया। इसीलिए आपको देखना कि क्या मैसेज आया है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, बगैर छानबीन करे के उसको बिलीव करना या फॉरवर्ड करना गलत है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर जितने आपको फ़वाइद मिल रहे हैं, जितने आपको लेसन प्लान मिल रहा है, वहीं पर आपको कुछ मिसगाइड भी हो रहा है। तो आपको चाहिए कि आप फ़ायदा उठाएं और सही वाकिफ़ हासिल करते हुए ही उस पर अमल करें। सर अब DSC के इम्तिहान लिख रहे हैं तो उनके लिए पैटर्न क्या रहेगा? जैसे CRBT की हम बात कर रहे हैं तो पहली बार ये हो रहा है स्पेस पे, तो क्या वो उसके काबिल हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। चूँकि DSC डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट के बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं और वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कंटेंट स्कूल का निसाब वो पढ़ते हैं, एजुकेशन पर्सपेक्टिव, जनरल नॉलेज, टीचिंग मेथड। अब जो है 80 मार्क्स में हर क्वेश्चन के हाफ मार्क्स दिए जा रहे हैं। आपके पास 150 मिनट्स में 160 क्वेश्चन करना है। लगभग 1 मिनट से भी कम वक्त आपको रहेगा एक क्वेश्चन करने में और उसके मार्क्स रहेंगे हाफ। आप पहले पैटर्न को देखें। अभी तक आप पेन पेपर पढ़ते थे, बुक्स या रीडर को रिफ़र करते थे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, प्लीज़ क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। गोल सर्कल जो रहते हैं B को क्लिक करना, 3 है तो 3 को क्लिक करना, 1 2 3 4
या ABCD, उसको देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद क्लिक कीजिए। पहले मार्क्स थे MCQ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, आपको चूज ही करना है। कभी ब्रैकेट में लिखना था, कभी टिक मार्क करना था, कभी OMR पे आपको बबलिंग करना था। यहाँ पर कंप्यूटर पर आपको क्लिक करना है। फ़र्क यह है कि पेपर आपके सामने होता था, यहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, तो आप एक क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट बटन दबाने के बजाय आप रिव्यू के ज़रिए पूरा पेपर भी पढ़ सकते हैं, जो आपको आ रहा है उसको भी कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए नाजरीन ख़ास तौर पर DSC के उम्मीदवारों को यह मशवरा देता हूँ कि आप एक क्वेश्चन दबा रहे, फिर नेक्स्ट दबा रहे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे, टाइम चला जाएगा। आप रिव्यू के ज़रिए पढ़िए। 7 क्वेश्चन है, आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 पहले कर दीजिए, फिर बाद में ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ऐसे 5-5 क्वेश्चन पढ़ते हुए आगे जाइए। तो आपको आते हैं, पहले उसको क्लिक कीजिए, बाद में ट्राई कीजिए। इससे आपको वक्त भी सही मिलेगा, मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये नहीं कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन कर रहे, नेक्स्ट दबा रहे, फिर एक ही क्वेश्चन को देख रहे। हम ये समझते हैं कि एक क्वेश्चन के बाद ही एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पूरा पेपर, लास्ट क्वेश्चन भी आप पहले कर सकते हैं जैसा पेपर बेस में था। यह आपके लिए एक अहम पॉइंट है जिसकी हम निशानदेही की है, उस पर भी आप अमल कर सकते हैं। पूरा पेपर आपको जो आता है पहले वो करते हुए आखिर में दूसरा कर सकते हैं, फिर पूरा देखेंगे सेव करते हुए। लास्ट में जब टाइम ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सेव हो भी जाता है। किसी को चेंज भी करना है तो रेस्पॉन्स क्लियर के अंदर आप चेंज करके B को C को D कुछ भी कर सकते हैं। यकीनन रिवायतें बदल रही हैं, नई नई जो है तरीक़े आ रहे हैं, तो उससे आप भी अपडेट होना चाहिए। इस तरह के मौक़े जब आते हैं तो कई मसाइल का भी आपको उलझा के रखते हैं, उलझन में रहते हैं, क्योंकि ऐसे मसलों का हल आप खुद तलाश कर सकते हैं, क्योंकि आपको ही इम्तिहान लिखना है। उस पोस्ट के लिए आप ही अहल हैं, तो आपकी तैयारी आपके लिए आपकी राह को हमवार करती है। सर, हम देखते हैं कि जैसे कि आपने बताया कि कन्फ्यूजन भी है, कॉन्फिडेंस भी है, फिर क्लियर भी करना है, क्रैक भी करना है, तो इन चारों के दरमियान में हम हैं, तो हमारा रोल क्या होना चाहिए? जैसा आपने 4C की बात की, कन्फ्यूजन, कॉन्फिडेंट, दूसरा बात आपने बात की क्लियर होना, फिर चौथी बात आपने की लोगों के ऊपर क्रैक करना। अब जहाँ तक बात क्रैक करने की है, इन 4C में हम 5 चीज़ सोचते हैं, वो है कंसंट्रेशन। जी, आपका पूरा कंसंट्रेशन पेपर रहा तो आप सवाल को समझेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो क्लियरिटी आएगी, क्लियरिटी आएगी तो आप क्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन, जिसको आप पूरी मुकम्मल एक सुई के साथ मुतवज्जो होना कहते हैं, उस पर जोर डालिए। ये नहीं कि हम सवाल को समझ रहे नहीं, वहाँ पर नहीं लिखा हुआ था, अब नहीं को यस लिख दिए। ये बता दिए कि जेल में कौन सा शहर किसी मुल्क का सदर मुकाम नहीं है। अब नहीं पढ़ के देख लिए काबुल अफगानिस्तान का आया, टिक कर दिए, तो गलत हो जाता। तो पढ़ते वक्त तवज्जो में क्या है, गौर से पढ़ना था, सदर मुकाम नहीं है, हम सदर मुकाम है समझ के पढ़ देते जी। तो इस तरीके से सवाल में रीडिंग स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको स्टेटमेंट पूरा पढ़ना, जवाबात को भी पढ़ना, फिर समझना सही जवाब क्या है, तो इसको कहते हैं रीडिंग स्किल। तो आपकी पढ़ने की महारत और पढ़ने की सलाहियत भी तेज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। यकीनन ज़रूरत जिसकी होगी तो महारत भी उसी की होगी। अगर महारत है आपके पास तो फिर ज़रूरत भी आप कर सकते हैं। इबारत जो है लिखी गई है उसको पढ़ना भी आपको ज़रूरी है। सवाल एक है और जवाब अलग अनेक है, तो वहाँ आपका इंतखाब एक का होना चाहिए। अगर सही जवाब आप इंतखाब करते हैं तो आपको उस बुनियाद पर मार्क्स मिलते हैं, वही आपकी कामयाबी का ज़मानत है। सर, हम बात करें कि जब सब्जेक्ट वाइज पे हम बात करते हैं तो जैसे कि आपने बताया कि मुख्तलिफ ज़ावियों में देखते हैं तो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के सामने थे, तो अहलियत के अतबार से कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या तैयारी करना चाहिए? देखिए, पहली बार DSC का जो नोटिफिकेशन आया जी, नोटिफिकेशन में कितनी जायदादें किस मजमून के लिए, किस ज़िलों में, किस पोस्ट के लिए, कंप्लीट डिटेल नोटिफिकेशन रहता, जिसके अलग अलग ज़िम्रे जात में कैटेगरीज में आपको तकसीम कर दिया जाता। उसके लिहाज से आप फॉर्म दाखिल करते हैं। बस तालिब इल्म एक ही पोस्ट के लिए सुबह में शाम में 2 टाइम फॉर्म दाखिल किए थे, उनको एक ही सेंटर का टाइम दे रहा है। तो आपको जो क्लैश आ रहा है वो पूरों को पढ़ना है और अपडेट करना है वेबसाइट के ऊपर। चूँकि आजकल एक वेब नोटिस वेबसाइट पर आती है, और पहले आपको प्रोस्पेक्टस मालूमाती किताब से मिला करता था, आजकल आपको डिटेल नोटिफिकेशन जो वेबसाइट पर आता है उसको डाउनलोड करना है। जैसा कि बात की गई मजमून वारी कई मज़ामीन अलग अलग हैं। उसके बाद मीडियम भी अलग है, तेलुगु मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम। फिर बात ज़िलेवारी अलग अलग है। इस तरीके से ज़िम्रे जात तेलंगाना के 33 अजला के अलग अलग ज़िम्रे में कहीं पर 5 पोस्ट है, कहीं पर 15 पोस्ट है,
कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आपको देखना नहीं था। हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम लम्हा आखिर में लास्ट मिनट रिवीजन है, लास्ट मिनट में इम्तिहान को जाना, कैसे पेपर करना, उसकी बात करेंगे। आपका जो हॉल टिकट आया आगे, आप पूरा पेपर आपके दिमाग में रहना। पहले क्वेश्चन रहेंगे 1 to 16 जीके का, करंट अफेयर्स का रहेगा। आज के हालात में देखेंगे कि यूरोप कप फुटबॉल कहाँ पर हुआ, तो जवाब देंगे आप जर्मनी। जीता कौन, तो बोलेंगे स्पेन, तो ये आपका रहेगा करंट अफेयर्स। वैसे ही करंट अफेयर्स भी आप अपडेट देखेंगे। इस वक्त मरकज़ में हुकूमत आई, वही बरका मोदी सरकार की, लेकिन उससे मेजॉरिटी नहीं लाई, तो बीजेपी की हुकूमत नहीं, वो एनडीए की है, तो बीजेपी को कितने सीट आए, अपडेट इन्फॉर्मेशन रहेंगी तो लिखेंगे 240। इस तरीके से आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हुए करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में जिसको हम हालिया उमूर कहते हैं, उसके सवाल आते हैं। आधे सवाल जनरल नॉलेज के हैं, हर एक के लिए कॉमन है। फिर कंटेंट है, कंटेंट जो तेलंगाना बोर्ड का था, SCERT सिलेबस का, उस सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो आपको 6 से 10 तक जो टेक्स्ट बुक है उसमें क्लास वर्क, होमवर्क, स्टूडेंट वर्क नहीं, बल्कि TW टीचर्स वर्क को देखें, टीचर्स कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन है डायरेक्शन साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, तो 4 डायरेक्शन में पूछता कि इस वक्त बताइए कि हैदराबाद के शुमाल जुनूब में क्या है, तो कौन सा ज़िला है आपको मालूम होना। एक सवाल आपको आता है डायरेक्शन का, तो वो सवाल जो बच्चा पढ़ता है, बच्चा याद करता है, टीचर उसको पढ़ाता है, तो पढ़ना चाहिए पढ़ाने के लिए। तो ऐसे सवाल आएंगे, टीचर को कैसे पढ़ाना, पढ़ने के लिए क्या आना। इस तरीके से आपको अच्छे सवाल टेक्स्ट बुक के जरिए मिलेंगे। 88 क्वेश्चन, 44 मार्क्स सिर्फ टेक्स्ट बुक के हैं। जी, यकीनन बड़ा अच्छा उन्होंने समझाया है कि अगर आप टीचर बन रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी जो है क्लियर होना चाहिए। जो सब्जेक्ट पे आप उबू रखते हैं या कमांड रखते हैं, जिस बेस पे आप जो है अप्लाई करें हैं, तो उस बेस पे भी जो है आपको सवालात की नौइयत भी समझना है और समझकर जो जवाबात आपके सामने है तो उसमें से इसका इंतखाब करना है। सर, सबसे अहम मसला यहाँ मुझे नज़र आता है कि हम सब इस पोस्ट के लिए बात करें या फिर इस एग्ज़ाम के लिए बात करें, सबसे अहम जो नाजुक मोड़ है सवाल को समझना और जवाब का इंतखाब करना है। बिल्कुल सही। इम्तिहान नाम है मुक़र्रर वक्त में सवाल को समझ के जवाब देने का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर 2 घंटे 30 मिनट का टाइम है, 150 मिनट का। स्क्रीन पर शुरू हो जाएगा, जो ही आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन पेपर चला जाएगा। तो यहाँ पर सवाल को समझना भी है, कम वक्त में करना भी है। तो ये क्या होता, हम जैसे आपको सामने बताते हैं कि इम्तिहान की तैयारी टेक्निक या ट्रिक क्या होती है। एक सवाल का जवाब आप 10 सेकंड में देते हैं और एक सवाल को समझ के जवाब देखने के लिए आपको 2 मिनट लगते हैं जी। तो किसका इंतखाब करना होगा। पहला क्वेश्चन तो 10 सेकंड रहा है, उसको बोलेंगे इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। और जो क्वेश्चन था 2 मार्क वाला, आपको जवाब आता है वो इम्पॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, क्योंकि वो 2 मिनट ले रहा है। तो इस तरीके से अर्जेंट इंपॉर्टेंट के फॉर्मूले को देखते हुए जिसके जवाब कम वक्त में आते हैं पहले उसको कीजिए। सवाल के लिए वक्त ज़्यादा लगता है तो बाद में कीजिए, ताकि आप मैक्सिमम सवाल कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा निशानात हासिल करेंगे। इसको कहते हैं अच्छे निशानात का हासिल करने की टेक्निक। इस पर अमल करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स आएंगे जी। यकीनन अच्छे निशानात हासिल करने के लिए बर्जस्ता तौर पर ख़ुद को तैयार रखना है, सवाल को समझकर इंतखाब करना है जवाब का। जब स्क्रीन पर कोई सवाल आपके सामने आता है तो आपके इंतखाब के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि कितने आप सवालात का जवाब दिए हैं और जिसकी बुनियाद पर आपको मार्क्स मिलते हैं या क्वालिफाई करते हैं या इसको क्रैक करते हैं। सर, हम जब नज़र की बात करें, नज़र से जो है जाँचने की बात आई है, तो जहनी तौर पर तैयार होना है, तो इस दरमियान में नज़र की अहमियत कितनी बढ़ जाती है। बताया ना मैं, रीडिंग स्किल। हाँ, कंप्यूटर पर आपकी नज़र, कंप्यूटर पर क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपकी नज़र जा रही है, पढ़ रहे हैं आप, जहन से पढ़ रहे हैं, फिर आप समझ रहे हैं तो दिमाग पे भी बहुत आ रहे हैं, नज़र पे भी डाल रहे हैं, आपकी सोच पे भी आ रही। ये तीनों चीज़ें भी काम कर रही हैं। यहाँ पर आप फिजिकली हाथ का काम नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी फिंगर टिप यूज़ हो रही है क्लिक करने के लिए। तो नज़र भी तेज़ होना, दिमाग भी तेज़ होना, सवाल पर पढ़ने की स्पीड भी होना, रीडिंग स्किल, ये तीनों चीज़ें आपको मौसर साबित होगी अच्छे निशानात के लिए, पर्चे को हल करने के लिए। यकीनन अगर नज़र आपकी अच्छी है तो फिर असर भी उसका अच्छा होगा। सर, अब हम बात करेंगे DSC के इम्तिहानात के बाद जो तकर्रुरात के हम मरहले होते हैं तो वो कौन कौन से हैं और क्या क्या दस्तावेज़ात रखना चाहिए उन्हें। फिल वक्त हम बात इम्तिहान की तैयारी की कर रहे हैं। DSC के तमाम उम्मीदवार एग्ज़ाम ख़त्म होते ही की आ जाएगी, जब देखेंगे उसके बाद जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में जितने डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए थे, नोटिफिकेशन में जो रिक्वायरमेंट था उसके लिहाज से आपको तलब किया जाता है और आपको 1:2 1:3 के रेशो से कॉल किया जाता है। वहाँ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होते हैं, उसके बाद ही आपको तअख्खुर होता है।
सर इस दरमियान में अगर दुश्वारियाँ पेश आई तो क्या कोई राहतकारी? नहीं, देखिए आपके पास जो वक्त रहता है आप तैयारी के साथ जाएं, दुश्वारी का कोई जवाब नहीं, पी पर पेंडिंग निकाल के भेज देते हैं जी। दूसरे आते, इसीलिए आप जो भी चीज़ें लीजिए आप वक्त निकाल कर तैयारी कर लीजिए ताकि काउंसलिंग के वक्त सर्टिफिकेट सबमिट करने को कोई दुश्वारी ना हो। दुश्वारी से बचने के लिए अभी से आपको तैयारी करना है। सर इस तरह के जब मौके निकल आते हैं, खासतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे दस्तावेजात नहीं होते हैं, पेंडिंग पड़ जाते हैं, तो क्या मौके छूट नहीं जाएंगे? बिल्कुल छूट जाते हैं। देखिए आपके पास काउंसलिंग में बता दिया गया एक लंबा वक्त है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपको वक्त नहीं देगा, पेंडिंग लिख देगा या कुछ टाइम देगा। इस तरीके से आपको चाहिए कि आप उसकी तैयारी कर लें, उसका मुतबादिल रखें और जाकर काउंसलिंग में मिस ना करें। ये नहीं कि नेक्स्ट आप उसे देखेंगे कि उसका अल्टरनेट क्या है, उसके लिए तैयारी करेंगे तो आपको ना दुश्वारी होगी ना ही आपको नाकामी का सामना करना पड़ेगा, बल्कि आप कामयाब होने के बाद बआसानी मुलाजिमत भी हासिल कर सकते हैं। सर हम देखते हैं कि काउंसलिंग के दरमियान में बहुत सारे ऐसे मसाइल भी आते हैं जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी एक बहुत बड़ा मसला है, उसका हल नहीं निकल आता और इस तरह के मौके जब छूट जाते हैं तो उन्हें पछताना पड़ता है। देखिए बात ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे तो मैं यहाँ बताऊँ आपके सामने 12,000 बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं, 12:2 सिर्फ 24,000 बच्चों में कॉम्पिटिशन होता है। 2,40,000 बच्चे बैठेंगे तो 10% बच्चे में कॉम्पिटिशन रहता है, 20% बच्चे टॉप करते हैं, 50% बच्चे ऐसे रहते हैं हार्ड टिकट डाल कर डायरेक्ट सेंटर को चले जाते हैं। कुछ बच्चे टीचर में बिजी रहते हैं, उनमें कॉम्पिटिशन की स्पिरिट ही नहीं रहती। जी हाँ। तो हम टॉप बच्चों की बात करेंगे तो 10% बच्चों की, 20% बच्चों की जो टॉप बना रहे हैं, इन बच्चों की नहीं जो बिल्कुल लास्ट बेंच के या फिर कंप्लीट करेंगे। तो टॉप की तरह बनेंगे तो पेपर बुक खरीदना आसान नहीं है, नोट्स लेना आसान नहीं है, बल्कि उसको हल करना, सवालों करना वो अहम है। यकीनन इस तरह के मौके जब निकल आते हैं तो हमारे लिए कई रास्ते भी निकल आते हैं, अगर उन रास्तों पे हम चल नहीं पाएंगे तो मंजिल तक पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सर तेलंगाना स्टेट बनने के बाद ये पहला डीएससी है, तो अब आइंदा डीएससी कब आएगा ये कहा नहीं सकता, हो सकता है कि आएगा अभी तो भी जल्दी आएगा, लेकिन जो हद उम्र बढ़ जा रही है तो क्या उनके लिए मुलाजिमतों के रास्ते हमवार होंगे? देखिए तेलंगाना बना नौजवानों की कुर्बानियों से, हुकूमत आने के फौरी बाद हद उम्र में इजाफा करते हुए 44 ईयर तक कर दी। 44 के बाद मजीद 4 साल होंगे तो 48 हो जाएगी। 10 साल सर्विस होंगी 10 ईयर की, 60 पे करेंगे तो 12 ईयर की। क्या 12 साल की सर्विस करेंगे? क्या 10 साल की सर्विस होगी? इस तरीके से आप हद उम्र के अंदर देखिए कि आपको सर्विस पीरियड कितना आता है। तो यहाँ पर अकल तरीन उम्र थी, आसम तरीन उम्र भी है। हद उम्र रिटायरमेंट के लिए 58 थी, बढ़ा के 2 साल 3 साल 60 ऐसा तक की है। उसके बाद आपको रिटायरमेंट हो जाएगा तो आपकी सर्विस बमुश्किल 10-15 साल हो जाएगी। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कम उम्र में मुलाजिमत हासिल करने की कोशिश करिए। यकीनन इसी मशवरे के साथ हमें उम्मीद है कि डीएससी के इम्तहानात के जो तकर्रात के जो मरहले होंगे तो उसमें जो अहलियत रखते हैं, जो काबिल हैं, उनके लिए रास्ते आसान हो। अगर मज़ीद कुछ आपको जानकारी होना है तो फिर रोज़नामा सियासत के जिगर हाल में सुबह 11 था शाम 7 बजे के दरमियान एम से मुलाकात करते हुए अपनी राह को हमवार बनाएं और कामयाबी से हमकिनार करें। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर तालीम को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत का गाइडेंस। अल्लाह हाफ़िज़।